चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा था कि दो टर्म्स हैं हमारे पास। ऐसे बाकी राइटिंग से किस तरह डिफरेंट है। एक है वर्टिकल डेप्थ, जो रिसर्च पेपर में होता है, जो बुक्स में होता है। उसमें ये सीन है कि बहुत सारी डिटेल्स में से चीजें एक्सप्लेन की जाती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ये है कि डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक सेम क्वेश्चन है, वो आपसे इंग्लिश में भी, इंग्लिश एसे में भी पूछ लेते हैं, और वही क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स में भी पूछ लेते हैं। तो फिर आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या आप दोनों में सेम आंसर देंगे? योर आंसर शुड बी नो। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बाकी में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपने वर्टिकल डेप्थ पे जाना है। मतलब करंट अफेयर्स में उन्होंने कुछ पूछा है तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसी के बारीकी में से जाना है, उसी के डिटेल में जाना है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आपसे ऐसे में पूछ लिया जाता है तो आपने कभी भी उस तरह नहीं लिखना जिस तरह करंट अफेयर्स के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के लिए सेम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके लिख रहे हैं वो उसी चीज का स्पेशलिस्ट है। लेकिन यहाँ पे ये एग्जामिनर के लिए जो आप लिख रहे हैं, एग्जामिनर करंट अफेयर्स के, करंट इश्यूज के, या आपके इकोनॉमी के, या आपके मेडिकल फील्ड के, या ग्लोबल वार्मिंग के स्पेशलिस्ट नहीं है, बल्कि वो एसए के स्पेशलिस्ट है, वो इंग्लिश के स्पेशलिस्ट है। तो वो आपकी इंग्लिश चेक करेंगे, वो आपकी ये चेक करेंगे कि आपकी कंपोजिंग स्किल किस तरह है, आप कंपोजिशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और आप किस तरह एक पैराग्राफ को दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं, कोहेरेंस किस तरह शो कर सकते हैं, आपकी जो स्किल्स है लीडरशिप की वो किस तरह है। तो वो ये चीजें चेक करता है, यानी कि वो आपके हॉरिजॉन्टल स्प्रेड को चेक करता है। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड अगर मैं अदर अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ इसको, वही कि अगर उन्होंने सिर्फ सोल्यूशन आपसे पूछा है तो आप सिर्फ सोल्यूशन नहीं लिखेंगे। सोल्यूशन से पहले आप पहले उस प्रॉब्लम के इफेक्ट्स बताएंगे, उसके कॉजेज बताएंगे, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताएंगे, वो प्रॉब्लम खुद बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या भला। उसके बाद आप आएंगे सोल्यूशन पे, और सोल्यूशन को फिर आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। इस एक तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कोहेरेंस, ये सारी चीजें क्रिएट होगा, और दूसरी बात ये कि इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्प्रेड आएगा। ये ऐसे कंप्लीट होगा इन इटसेल्फ। कोई भी इसको पढ़ेगा उसको फिर किसी और सोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें ये चीजें नहीं होगी ये इनकम्प्लीट रहेगा। नेक्स्ट थिंग क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है जॉर्गन्स। जॉर्गन्स नहीं होने चाहिए आपके एसे में। स्टूडेंट्स जॉर्गन्स यूज करते हैं, जो बहुत ही गलत है। मैं इसको डिस्करेज करता हूँ। जॉर्गन्स शुड नॉट बी यूज। जॉर्गन्स ये है कि अगर आप इकोनॉमी का कोई टर्म यूज कर रहे हैं, जीडीपी यूज कर रहे हैं, तो बजाय ये कि आप जीडीपी सिर्फ ऐसे ही लिखे, पहले उसको बताया कि ये जीडीपी है क्या भला। अगर आप कोई थ्योरी यूज कर रहे हैं, आप रियलिज्म की कोई थ्योरी यूज कर रहे हैं, तो आप पहले उसको बताया कि ये रियलिज्म है क्या भला। अगर आप कम्युनिज्म की कुछ एक्सप्लेन करें तो पहले उसको बताया कि ये कम्युनिज्म है क्या भला। और ये आप किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, मैंने एक मुश्किल टर्म यूज किया है, वो टर्म मैंने पैराग्राफ के दरमियान में ही यूज किया। अब मैं एग्जामिनर को बताना चाहता हूँ कि इस टर्म का मतलब क्या है, वो आप अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के थ्रू उसको बता सकते हैं। तो इसलिए आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी आने चाहिए। ऐसे बाकी राइटिंग से इसी सेंस में सिर्फ डिफरेंट है कि ऐसे में हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होता है, यानी कि वो सारी चीजें ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करता है, जबकि बाकी सब्जेक्ट्स उसी एक चीज को पकड़ के बहुत ही डीप में चले जाते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स देते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को, मैंने देख लिया है यूट्यूब पर भी, वो लोग बताते हैं कि आपने अपने ऐसे में इतने सारे स्टेट्स लिखने हैं, इतने सारे स्टेट्स, वो भी रेफरेंस के साथ आपने लिखने हैं। और वो रेफरेंस एग्जैक्ट रेफरेंस होना चाहिए, उसके साथ डेट होना चाहिए, उसके साथ ईयर होना चाहिए, उसके साथ पब्लिकेशन जो राइटर है वो होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल है, उसका टाइटल होना चाहिए। यार ये आप कोई रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे, आप एक कॉमन पर्सन को समझाने के लिए ये लिख रहे, जिसमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और फिर दो चीजें होती है, एक होता है फैक्ट, एक होता है ओपिनियन। ओपिनियन क्या है? ओपिनियन ये है कि आपकी राय, ठीक है। एक होता है फैक्ट, फैक्ट हकीकत होता है। अब जब फैक्ट आपने लिख लिया, फैक्ट की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि गॉड इज वन, अल्लाह इज वन, ठीक है। अब ये फैक्ट है, इसको जस्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कोई ओपिनियन यूज कर लेते हैं, ओपिनियन हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से बड़ा है। अब ये मेरा ओपिनियन है, ये गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि सीएसएस के ऐसे में कोई भी गलत और सही नहीं होता। अगर मैं अपने इसी ओपिनियन को जस्टिफाई करूं कि यस पाकिस्तान बड़ा है इंडिया से, बेशक वो ना बड़ा हो,
लेकिन अगर मैं अपने आर्गुमेंट्स के थ्रू इसको प्रूव करता हूँ तो मेरा ये आर्गुमेंट अप्रूव हो जाएगा, इसको गलत नहीं किया जाएगा। आप लोग ये बात माइंड में रखें। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अब ऐसे को हम लोग यूनिक किस तरह बना सकते हैं, इसको इंटरेस्टिंग किस तरह बना सकते हैं। ओके, हम अपने ऐसे को यूनिक किस तरह बना सकते हैं। याद रखिए कि आपका ऐसे कभी भी ओवर सीरियस नहीं होना चाहिए। बहुत सीरियस इसमें नहीं हो कि आप बहुत एकेडमिक हो के सारे एकेडमिक टर्म्स आप यूज करें, एकेडमिक चीजें आप यूज करें। जितनी इंग्लिश आपको अभी आती है, आप सारे ही ग्रेजुएट्स है, ग्रेजुएशन के लिए जितनी इंग्लिश काफ़ी है, ऐसे के लिए ग्रेजुएशन लेवल की इंग्लिश काफ़ी है। आपने सिर्फ ये करना है, उसको रिफाइन करना है। जितनी इंग्लिश आपने सीखी है उसमें मिस्टेक्स ना हो, आपने सिर्फ ये चेक करना है बस। और कुछ भी इसको ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रोपेगेंडा पीस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, मेरी बातें सुनने के बाद वो कहते हैं कि अच्छा ऐसे तो जस्ट अ पीस ऑफ केक है, तो मैं अभी कुछ भी लिखूंगा, हवाई बातें लिखूंगा या लिखूंगी तो मैं पास हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगी। ये गलत बात है, इस तरह नहीं होता। आपने जो भी बात की है उसका कोई ना कोई जस्टिफिकेशन आप लाजमी देंगे। विदाउट जस्टिफिकेशन ये बात प्रोपेगेंडा है, चाहे इवन दो वो आर्गुमेंट कितना ही स्ट्रांग नहीं हो। जस्टिफिकेशन इज मस्ट, आप जस्टिफाई करेंगे तभी ये पास हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डल मोरलाइजिंग भी नहीं होना चाहिए आपके ऐसे में। अब डल मोरलाइजिंग क्या है? डल मोरलाइजिंग, ये हमारी सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि हम जब कम्पिटेटिव एग्जाम्स पास करेंगे तो हम मुल्क और अपने एरिया के खिदमत करेंगे। एग्जामिनर को भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि इस तरह कोई सीन नहीं है। अगर आपने खिदमत करना ही होता तो आप जाके टीचिंग कर लेते, कहीं पे जाके 17 स्केल के आप टीचर बन जाते, सीनियर टीचर बन जाते। लेकिन आपने यहाँ पे आना है तो आपने लाजमी अपने शशकों के लिए ही आना है। तो ये डल मोरलाइजिंग नहीं होना चाहिए, जो बातें हैं वो रियलिटी होनी चाहिए। और ये एक रिसर्च पेपर नहीं होना चाहिए। रिसर्च पेपर मतलब कि आप हर चीज़ को साइट करें, इन टेक्स्ट साइटेशन हो, ये नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों का रेफरेंस नहीं होता, आप अपनी डेली ऑब्जर्वेशन से भी चीज़ें लिख सकते हैं। लिहाजा इन चीज़ों में ना पड़े। अगर आपने अपने पेपर को बचाना है, खुद को बचाना है, टाइम को बचाना है, तो उसको रिसर्च पेपर ना बना दे। किसी चीज़ के डेप्थ में नहीं जाए बल्कि उसके हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ब्रेड्थ पे जाए, ठीक है। उसके बाद है कि ये एक ओपिनियन पीस नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ ओपिनियन दे दिया। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि इंडिया कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है, कैसे कुछ नहीं है? कुछ तो बताओ कि कुछ नहीं है, मतलब किस लिहाज से वो कुछ नहीं है। अच्छा, इंडिया कभी हमसे लड़के दिखाए तो हम देखेंगे। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए आपके पेपर में। ओपिनियन पीस नहीं है। ये आपने 100% सॉलिड आर्गुमेंट्स लिखने हैं। मतलब अगर आप कोई बात लिखते हैं, बेशक वो जनरल बात ही क्यों नहीं हो, आपने उसको साबित करना है कि यस दिस इज हैपनिंग एट दिस टाइम। और फिर उसके बाद आपका ऐसे हमेशा फॉर्चुनेटली पे खत्म होना चाहिए, होपफुली पे खत्म होना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये मसला है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग है, हम मानते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन फॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने बहुत काम किया इसके लिए और होपफुली फ्यूचर में भी यही काम करेगा। तो जितनी भी आपके एंडिंग्स होंगे वो हमेशा होपफुली या फॉर्चुनेटली पे ही खत्म होने चाहिए, यानी कि उसमें पॉजिटिव एंडिंग होना चाहिए। कोई जॉर्गन नहीं होना चाहिए। आप चाहे जिस सब्जेक्ट पे जिस टॉपिक पे भी लिख रहे हैं, बेशक उसमें आपने मास्टर्स और पीएचडी की हो, लेकिन उसके बावजूद आप उस सब्जेक्ट के जॉर्गन्स नहीं लिखेंगे। आप ये समझे कि आप जिसे समझा रहे वो बेशक लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, एजुकेटेड है, लेकिन उसको जार्गन्स का नहीं पता। आप पहले उनको जार्गन्स का समझाएंगे। और ये इसका एग्जांपल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक उधर क्लास में पढ़ ली है, पढ़ लिया है वो, अब जाके आप घर में अपने पेरेंट्स को वो एक्सप्लेन करते हैं। तो जिस तरह अपने पेरेंट्स को समझाना है, सेम उसी अंदाज से आप इधर लिखिए, आप पास हो जाएंगे। लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट थिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है कि आपका ऐसे इजी हो और इंटरेस्टिंग हो। इन केस आपने चाहे जितना भी अच्छा ऐसे लिखा हो, अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं हुआ आप फेल करेंगे। अगर ये इंटरेस्टिंग है तो ये पास होगा। पता है, दो चीजें होती है। बिलाल, आई विल एड्रेस योर क्वेश्चन। पहले मैं ये इसको कंप्लीट करूं। दो चीजें होती है, ये बात मैं बता रहा हूँ, बड़े ही जोर से बता रहा हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप माइंड में रखें कि
जो एग्जामिनर है और आपका पेपर डिसाइड कब होता है कि आपने फेल होना है या पास होना है? टॉपिक उसने पढ़ लिया, जो सबसे पहले आपने बोर्ड लिखा, उसके बाद आउटलाइन उसने पढ़ लिया, अगर आप खुशकिस्मत थे तो वो आपका इंट्रो पढ़ेगा, और जैसे ही वो इंट्रो पढ़ लेगा वो डिसाइड कर लेता है कि इसने पास होना है या फेल होना है। पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ फिल्टर हो जाएंगे कि इसने टॉपिक गलत चूज किया, ये तो कोई पास ही नहीं कर सकता, इसने 3 घंटे में कैसे लिखा, इस टॉपिक के लिए तो 3 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं। चलिए ये सिलेक्ट हो गया। फिर इसने आउटलाइन चेक किया कि अच्छा इसने ऑर्गेनाइजेशन ठीक लिखा है, इसका कंटेंट सही है, ये अभी हवाई बातें हैं, अच्छा ये भी ठीक हो गया। और फिर आपकी अंग्रेजी यहाँ पे वो चेक कर लेगा इंट्रोडक्शन में कि यस इसने ये बात ठीक की है, एक ही पैराग्राफ तो पढ़ना होता है, और वो यहाँ तक डिसाइड कर लेता है कि इसने फेल होना है या पास होना है। सो अगर यहाँ तक आपका ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं हो, यहाँ तक आपका ऐसे इजी नहीं हो, यहाँ तक आपने ऐसे में मिस्टेक्स की है, तो आप फेल हो जाएंगे। यहाँ तक आप परफेक्ट लिखे, बाकी मैं गारंटी देता हूँ आप कुछ भी लिखे आप पास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तक आपका बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी चीजें चेक करे। आउटलाइन आपके कंप्लीट ऐसे का क्रक्स होता है, इंट्रोडक्शन आपकी इंग्लिश का क्रक्स होता है, और उसी में सारा आउटलाइन डिपिक्ट होता है, एक्सप्लेन किया जाता है। बाकी जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं उसमें दो चीजें सिर्फ देखे जाते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। So your essay should be easy and interesting. क्वेश्चन है बिलाल का कि सर ये पॉजिटिव एंडिंग वाला क्लियर नहीं हुआ है सर, फिर हम बॉडी पैराग्राफ या कंक्लूजन इंपॉर्टेंट नहीं है? नो, ऐसी कोई बात नहीं है बिलाल, देखिए बात को आपने सही अंडरस्टैंड नहीं की। अब क्या है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले ये कंक्लूजन और बॉडी पैराग्राफ्स का मैं ये बता देता हूँ कि कंक्लूजन और बॉडी पैराग्राफ्स की भी अपनी नेसेसिटीज होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनर सबसे पहले आपकी बॉडी पैराग्राफ को चेक करेगा? नो, एग्जामिनर सबसे पहले आपका टॉपिक चेक करेगा। आपका टॉपिक गलत है तो उसको आगे मूव करने की जरूरत क्या है? आप उधर ही फेल हो तो फिर वो क्यों पढ़े, अपना टाइम क्यों वेस्ट करे? उसको पैसे मिलते हैं आपके पेपर के, तो जैसे ही उसने चेक किया उसको पैसे मिल गए, वो कहता है कि अब मैं आगे पढ़ूं भी तो इसने गलत ही लिखा है। आउटलाइन, जब आउटलाइन उसने देख लिया, आउटलाइन फॉर एग्जांपल बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग पे और आपने बात की है इकोनॉमी की, तो आप फेल है, फिर एग्जामिनर को आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? और फिर उसके बाद जब इंग्लिश इन्होंने चेक करनी है तो वो इंट्रोडक्शन को ही पढ़ के आपको बता देगा कि आपने एक सेंटेंस में इतनी मिस्टेक्स की है तो आपके कंप्लीट ऐसे में कितनी मिस्टेक्स होगी। सो देयरफॉर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं और कंक्लूजन होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सब के बाद फिर वो आते हैं। मेरा मतलब ये है कि पहले ये होगा, फिर बॉडी पैराग्राफ्स की अपनी नेसेसिटीज होती है, बॉडी पैराग्राफ में वो क्या चीजें चेक करता है। देखिए हम लोग बॉडी पैराग्राफ, मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं और मैं यकीन से कहता हूँ कि वो लोग बताते भी कि हम लोग तो एफपीएससी के एग्जामिनर रहे, वो भी पास्ट 15-16 साल से हम एग्जामिनर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी झूठ है, सारी हवाई बातें हैं। पता नहीं कहाँ से ये बातें बना के ले आते हैं और हम लोग सुन रहे होते हैं। आपकी बॉडी पैराग्राफ में दो चीजें चेक होती है, एक होता है क्लेम, ठीक है, आपने बॉडी पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस में क्लेम किया, दावा किया, अब आपने उस दावे को जस्टिफाई करना है, बस इतना ही चेक होता है। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि नहीं आपने इसमें ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, फला साल में लिखा है, फला ईयर में लिखा है, फला ईयर में लिखा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो जो आपके बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका लेंथ काउंट होगा, एक आपकी बॉडी काउंट होगी, और फिर जो कंक्लूजन है आफ्टर इंट्रोडक्शन, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो कंक्लूजन है। तो ये जो चीजें हैं बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन, ये मैं उसी के अपने सेक्शन में ही बताऊंगा। और नेक्स्ट के पॉजिटिव एंडिंग आपको समझ नहीं आई थी, पॉजिटिव एंडिंग क्या है? पॉजिटिव एंडिंग ये है कि आप कभी भी मायूसी नहीं दिखाएंगे, क्या चाहिए नहीं, आपने हमेशा ये बताना होगा कि यस वी डिड अ लॉट, हम लोगों ने इसमें बहुत सारा काम किया है, इस कॉज के लिए हमने बहुत सारा काम किया है। हमेशा हम होपफुल रहेंगे कि अगर हुआ भी नहीं है तो हो जाएगा। सर व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी टू कवर ऐसे लाइक, अच्छा मीर हाजी, जो आपका क्वेश्चन है ये आगे एड्रेस हो जाएगा। इस तरह करते हैं, मैं पहले जितनी स्लाइड्स मैंने बनाई हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपकी सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके एड्रेस करूंगा। सो टाइम भी बचेगा, और बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, आपके माइंड में आ रहे हैं, वो ऑलरेडी मैंने एड्रेस किए हैं। सो
वेट करते हैं थोड़ा, आप लोग वेट करें, मैं बताता हूँ सारी चीज़ें, और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन रह जाते हैं वो बाद में एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है। कौन से टॉपिक्स करने हैं, किस तरह करने हैं, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, एक एक करके बताऊंगा। अच्छा, अब ऐसे में जो रेड लाइंस है वो कौन से होते हैं जो नहीं करनी चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिलाल, आई विल एड्रेस योर क्वेश्चन। ये स्लाइड सारे खत्म हो जाए उसके बाद आप जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे सारे एड्रेस करूंगा। सबसे पहले जो आपने नहीं करना, ऐसे में कभी भी टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट आपने नहीं जाना, ये आपके लिए रेड लाइंस है। आपने कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं जाना है, चाहे आपको पता हो, चाहे वो वाकई में गलत हो या ना हो, आपने नहीं जाना। ये ऐसे सेशन ऐसे इज फॉर ऑल फॉर एवरीवन, आप समझे। बाकी लेंथ वगैरह ईटीसी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट इट इज स्पेसिफिकली फॉर सीएसएस ऐसे। लेकिन बाकी एग्जाम्स के लिए भी यही सारी चीजें हैं, ये पॉइंट्स हैं। ओके, 5 रेड लाइंस जो आपने क्रॉस नहीं करने हैं वो है टू नेशन थ्योरी, कभी भी क्रॉस नहीं करना। टू नेशन के थ्योरी के अगेंस्ट आपने नहीं जाना। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाहे ठीक है गलत है, चाहे हम इस्लाम में है या इस्लाम हम में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, 26 अमेंडमेंट के साथ आप एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते, बट यू शुड नॉट गो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो चाहे जिस तरह भी है। थर्ड थिंग है इस्लाम। इस्लाम के अगेंस्ट कभी भी आपने नहीं जाना, ना सिर्फ इस्लाम बल्कि जो 4 रिलीजन्स है उसके अगेंस्ट आपने नहीं जाना, किसी भी इलाही रिलीजन के अगेंस्ट आपने नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो, चाहे ठीक हो या गलत हो, आपने नहीं जाना। फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाना, और जो पाकिस्तान के कुछ मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं उनके अगेंस्ट भी आपने नहीं जाना। अगर आप इनके अगेंस्ट गए सो आप फिर अपना फेट जो है वो आपका फेलियर ही होगा, ठीक है। उसके बाद आ, ये क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले किसी दोस्त ने पूछा कि प्रिपेयरिंग द ऐसे पेपर किस तरह हम प्रिपेयर करें, कंटेंट कहाँ से आएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में किस तरह लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं। मार्केट में होता क्या है, मैंने आपको जितना भी पढ़ा है, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको वो चीजें बताई जो इंपॉर्टेंट है, जो करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, जिनसे आपने बचना है। ऐसे को प्रिपेयर करने की 3 चीजें होती है। एक होता है स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, सेकंड है कंटेंट फॉर एसे, और थर्ड है प्रैक्टिस और इवेलुएशन। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है, प्रैक्टिस है और इवेलुएशन है। लेकिन इससे पहले तो आपको ये आना चाहिए ना, स्ट्रक्चर होगा तभी आप प्रैक्टिस करेंगे, और स्ट्रक्चर के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ये तीनों लिंक्ड है, कोई एक भी दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जहां भी जाए आपको ऐसे का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, ऐसे का स्ट्रक्चर मैं भी पढ़ाऊंगा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर हर जगह से मिल जाता है, जो भी आपसे पैसे लेता है, कॉस्ट करता है, आस्क देम कि सर आप हमें कंटेंट कितना प्रोवाइड करेंगे और आप हमें इवेलुएट कितना करेंगे। ये ड्राइविंग जैसा है। मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी है, गाड़ी को चलाने का तरीका ये है कि ये एक्सलरेटर है, ये गियर है, और ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये स्टीयरिंग है। मैं 1000 दफा बताऊं, लेकिन जब तक आप खुद ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठते आप नहीं सीख सकते। सो स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल जितने भी मेंटोर्स है उनका पड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में ये लोग इसी के लिए ही कॉस्ट करते हैं, जो 7-8 लेक्चर्स लेते हैं उसके बाद खत्म करते हैं। सो स्ट्रक्चर इज नॉट इनफ। आप स्ट्रक्चर पहले पढ़े, उसके बाद कंटेंट प्रिपेयर कर ले। आप कंटेंट को किस तरह प्रिपेयर करना है, एक तो बात यह है कि अगर आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी 11 सब्जेक्ट्स या 10 सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट तो ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन मसला ये है कि कभी आपने कोशिश नहीं की कि उस कंटेंट को जब आप प्रिपेयर करते हैं आपने उसको प्लेस करना है, अपने ऐसे में पुट करना है, फिट करना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। दूसरी बात ये कि थीम्स होते हैं, जो पास्ट ईयर्स पास्ट पेपर्स में हम लोग देखते हैं मल्टीपल थीम्स होते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अक्सर क्वेश्चन आता है एजुकेशन पर, कि एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं, एजुकेशन है, जेंडर है, और इसी तरह क्लाइमेट है, डेमोक्रेसी है, ये थीम्स होते हैं। अब इन थीम्स पे आपने अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है। कंटेंट किस तरह प्रिपेयर करना है,
मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी दूंगा जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, हिस्ट्री से लेके टिल डेट तक बहुत सारी चीजें जो आपने प्रिपेयर करने होंगे। फिर वो टॉपिक चाहे जिस तरह भी मोल्ड करे, लेकिन आपके पास ये सारी चीजें होंगी। आप ये फिर कर सकते हैं, इसमें प्लेस कर सकते हैं। लास्ट स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है प्रैक्टिस का और इवेलुएशन का। अगर कोई टीचर आपको इवेलुएशन नहीं करवाता और वो स्ट्रिक्ट नहीं होता इवेलुएशन में, तो आप उससे दूर रहें, वो कभी भी आपको पास नहीं करवाएगा। ये स्ट्रक्चर आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, कंटेंट आप मेहनत करके खुद भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस और इवेलुएशन के लिए एक मेंटर का होना जरूरी है, और यही आपको पास या फेल करवाएगा। इसके बाद जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ अपने एसए में, मैंने अपने कोर्स को इसी, ये जो तीन चीजें होती है जो एसए के प्री रिक्विजिट से जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैंने डिजाइन किया है, और मैं उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। जो स्ट्रक्चर है मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आई डोंट केयर अबाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कोई भी स्टूडेंट अपना फिर बना सकता है जब उसको प्रोफिशिएंसी हासिल हो जाए। मैं पहले डिक्शन पढ़ाऊंगा। डिक्शन क्या है? डिक्शन है वोकेबलरी का स्किल, कि आपने ऐसे में किस तरह वर्ड्स यूज करने होते हैं। वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम माइन्यूट लेवल पे देखें तो वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, कि वर्ड्स किस तरह अलाव है, और फिर वो जो एकेडमिक वर्ड्स है उसको किस तरह बिल्डअप करना है। सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या है? चॉइस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। एक बात है, मैं एक स्टूडेंट को ऐसे लिख के देता हूँ कि आप माई स्कूल पे ऐसे लिखे, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि माई स्कूल इज 5 डोर्स, माई स्कूल इज 5 टीचर्स, माई स्कूल इज 5 क्लासरूम, माई स्कूल इज अ बिग ग्राउंड। जितने भी उसके सेंटेंसेस होंगे वो माई से खत्म होंगे और एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। ये काम आपने नहीं करना। आप अगर कम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट है, यू मस्ट हैव अ डेवलप्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। सो उसके लिए आपको सिंटेक्स पे काम करना होगा, जिससे ये लगे कि यस दिस पर्सन इज वेल रेड, दिस पर्सन नोज इंग्लिश, और इसको कंस्ट्रक्ट करना आता है, कंपोजिशन के स्किल्स इसको आता है। फिर उसके बाद मैं आऊँगा पैराग्राफ्स पे। मैं पैराग्राफ्स पढ़ाऊंगा कि पैराग्राफ्स किस तरह लिखे जाते हैं, उसके प्रीरिक्विजिट्स क्या है, और फिर उस पैराग्राफ को डेवलप किस तरह करें। देखिए यहाँ पे लोगों को कंटेंट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब मैं पैराग्राफ पढ़ाऊंगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं विदाउट प्रिपरेशन में अगर ये क्लेम कर रहा हूँ तो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि विदाउट प्रिपरेशन आप सारे के सारे 3000 वर्ड्स का ऐसे लिख सकेंगे। और वो सारा का सारा किस से होगा? वो टेक्निक्स ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट से होगा। उसके बाद पैराग्राफ में कोहेरेंस और कोहेजन किस तरह आता है, और फिर मल्टीपल टाइप्स के पैराग्राफ्स होते हैं। इंट्रोडक्शन का अलग पैराग्राफ है, ट्रांजिशन का अलग पैराग्राफ है, बॉडी का अलग है, कंक्लूजन का अलग है। हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और वो डिफरेंट टाइप्स है, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होगी एक पैराग्राफ की। मैंने तो ऐसे का ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, लेकिन पैराग्राफ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होनी चाहिए वो भी मेरे कोर्स में इंक्लूड है। फिर उसके बाद पैराग्राफ में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जामिनर देखता है, वो है टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस। मैं इस पे अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे की चीज है वो है सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे ये सारी चीजें आपको आते हो, चाहे इंग्लिश बड़ी हाई फाई हो, लेकिन अगर आप गलत टॉपिक चूज करते हैं, यू फेल एट द मूवमेंट यू चूज अ रॉन्ग टॉपिक। उसके बाद फिर ऐसे के टाइप्स। मैंने इस चक्कर में नहीं पढ़ना आप लोगों को, ना इसमें डालना है कि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये नरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, फलाना है फलाना है। मैंने क्या करना है, सिंपल बात है। वो कहते हैं सीधी बात नो बकवास, ठीक है। वो ये है कि मैंने आपको कि ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इस स्टेटमेंट में अगर यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है, और अगर यहाँ पे ये पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है, तो इस टाइप के स्टेटमेंट के लिए आपने ऐसे को किस तरह लिखना है, मैं उस कंस्ट्रक्शन को, वो कंस्ट्रक्शन सिखाऊंगा। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि आप जाए ये आर्गुमेंटेटिव है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, आप उस पे टाइम वेस्ट करें। एग्जामिनर कभी ये नहीं पूछता कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या है, फलाना ऐसे क्या है। वो क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट देता है, और फिर वो आपसे कहता है कि इस पर लिखे। अब उस स्टेटमेंट पे क्या रिक्वायरमेंट होगी उस स्टेटमेंट की, मैं वो चीजें आपको सिखाऊंगा। तो टाइप ऑफ एसेज अगर मैं सिखाता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं बताऊं कि आर्गुमेंटेटिव फलाना है फलाना है फलाना है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इतनी चीजें पूछी गई है, आपने इस पर लिखना है, या ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम इस तरह डील कर सकते हैं। स्टेटमेंट के भी टाइप्स होते हैं, जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके भी टाइप्स होते हैं,
जो डिफरेंट डिस्कशन के स्टाइल्स है उसके भी टाइप्स होते हैं। मैंने आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज इस तरह सिखाना है। फिर उसके बाद जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये क्यों द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इसको समझता हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं समझता हूँ, आई नो कि ऑल ऑफ यू आर नॉट वेल रेड, और अगर आप वेल रेड नहीं है तो फिर आप किस तरह कर सकते हैं, वो टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैं 4 ब्रेनस्टॉर्मिंग के टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे एक ऐसे तो बहुत छोटी चीज है आप एक बुक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है वो है आउटलाइन और उसके मल्टीपल टाइप्स। आउटलाइन सिर्फ एक टाइप के नहीं है, आउटलाइन के मल्टीपल टाइप्स है, किस तरह लिखने हैं, पीएमएस में किस तरह लिखना है, सीएसएस में किस तरह लिखना है, बाकी वन पेपर के एग्जाम में किस तरह लिखना है। उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन के भी मल्टीपल टाइप्स टेक्निक्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक से ये डेवलप होते हैं। और फिर एक बला है, जिस बला को पाकिस्तान में बला बनाया गया है, वो है थीसिस स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही आसान है। वो थीसिस स्टेटमेंट क्या है, किस तरह है, ये भी मैं सारे सिखाऊंगा। और फिर उसके बाद कंक्लूजन और उसके टाइप्स भी मैं सिखाऊंगा। ये सिर्फ मेरा स्ट्रक्चर पे होगा। उसके बाद सेकंड एरिया जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं सिखाऊंगा और मैं दूंगा, वो क्या है, वो है टेक कंटेंट पे। कंटेंट पे मैं आपको क्या दूंगा, नंबर 1, मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि आप कंटेंट मेरे बगैर खुद भी प्रिपेयर कर सके। और मैं आपको सोर्सेज सारे दूंगा कि इन इन सोर्सेज से इस तरह प्रिपेयर करना है, आपने फिर सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना है और कुछ भी नहीं करना। लास्ट थिंग जो मैं करूंगा वो ये है कि कुछ थीम्स होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आते हैं, हर पेपर में आते हैं, चाहे वो केपी का पीएमएस है, चाहे वो पीपीएससी का पीएमएस है, चाहे वो एफपीएससी का सीएसएस है या बीपीएससी का पीसीएस है। वो जो थीम्स होंगे उसी, लास्ट टाइम जो मेरी फर्स्ट एडिशन की बुक की डोमेस्टिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, आप चेक करें बीपीएससी के एसए में, हालांकि मैंने इस एग्जाम से एक मंथ पहले वो किताब लिखी थी, और उस बुक में ऑलमोस्ट 2 टॉपिक्स हर एग्जाम्स में आ रहे थे उसी बुक से। अब मैं कोई अफलातून नहीं हूँ कि मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं, ना मैं बीपीएससी का मेंबर हूँ कि मुझे सारी चीजों का पता है। बट मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एनालिसिस किया है कि ये एरियाज इनके टारगेट होते हैं और वो हमेशा पूछते हैं, और मैंने उन्हीं एरियाज पे काम किया है, वही मैंने अपनी किताब में लिखी। तो मैं आपको सीएसएस के रिलेटेड, पीएमएस के रिलेटेड और पीसीएस के रिलेटेड ऐसे ही थीम्स दूंगा, और उन थीम्स पे बहुत सारा मटेरियल दूंगा, और कि यही आप एग्जामिनर्स पूछते हैं और इसी को ही आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है फ्री इवेलुएशन। आई ऑफर फ्री एवेलुएशन सिर्फ उनके लिए जो इनरोल्ड होते हैं, जो मेरे पास मेरे क्लास में इनरोल्ड होते हैं, उनको मैं फ्री एवेलुएशन देता हूँ जब तक कोर्स खत्म होता है तब तक। अदर देन दिस मेरी इवेलुएशन की फी बहुत हाई होती है। आई कॉस्ट 500 फॉर आउटलाइन एंड 1000 फॉर वन एसे। सो ये मेरा कोर्स था रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। आई विल एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन बिलाल का है कि सर टॉपिक सेंटेंस का जस्टिफिकेशन से क्या लिंक है। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस का जस्टिफिकेशन से क्या लिंक है। देखिए, टॉपिक सेंटेंस में हम क्लेम करते हैं, हम दावा करते हैं। कुछ लोग इस तरह करते हैं, आप कभी भी टॉपिक सेंटेंस को इस तरह नहीं लिख सकते जिसमें हम फैक्ट दें। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये बात की, बिलाल इफ यू आर हैविंग मी, आई एम एड्रेसिंग योर क्वेश्चन, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन है आप दोबारा से फिर वो क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है, अगर मैं टॉपिक सेंटेंस में ये सेंटेंस लिखूँ तो ये क्या है, ये एक फैक्ट है। अब ये कोई दावा नहीं है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 14 अगस्त को, ये सबको पता है। क्या इसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ? नो, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और ना ही इस तरह की बातें आप अपने टॉपिक सेंटेंस में लिखेंगे। आप हमेशा क्लेम करेंगे, दावा करेंगे। जब तक वो दावा नहीं होगा आपका सेंटेंस, आपका पैराग्राफ ठीक नहीं हो सकता। दावा ये है कि फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान बहुत सारे स्ट्रगल के बाद आज़ाद हुआ। अब ये एक दावा मैंने किया, इसको मैं जस्टिफाई करूंगा। कौन कौन से स्ट्रगल्स थे, वो स्ट्रगल्स मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान के जो पर्सनालिटीज थे फेमस, जो फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, इन्होंने ये किया, ये किया, इन्होंने इतनी कुर्बानियां दी।
ये लिंक होता है जस्टिफिकेशन का। जो आप जस्टिफिकेशन देंगे विद इन अ पैराग्राफ, वो अपने टॉपिक सेंटेंस को ही प्रूव करेंगे, साबित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माजबीन का। सर ये सेशन हेडमास्टर के लिए है। दिस इज नॉट हेडमास्टर सेशन। हेडमास्टर के लिए अलग से मैंने सेमिनार लिया था। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एसे के रिलेटेड ही है, जो सी एस एस, पी सी एस, पी एम एस और बाकी जितने भी एग्जाम्स में एसेज होते हैं उसी के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलाल का। सर फिर हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? सर जब मैं लिखता हूँ मुझसे आइडियाज अरेंज नहीं होते। uh, ये तो मैं सिखाऊंगा ना, ये तो सिर्फ आपका मसला नहीं है, सबका यही मसला है। यस, आई एम द राइटर ऑफ अ बुक, और अभी मेरी दूसरी बुक भी आ रही है। नेक्स्ट है माजमी का क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स मिनिमम 1 मंथ है। लेकिन मैं कोई आपके साथ ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैंने 1 मंथ में करवाना है, और ना ही मैं बाकी टीचर्स की तरह हूँ कि 7-8 क्लासेस लेके ख़त्म कराऊँ। नो, जब तक कंप्लीट कंटेंट नहीं होगा, जब तक सारी एवेल्यूएशन नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम 2 मंथ्स तक होगा, मिनिमम 1 मंथ तक होगा। और मैं ऐसे इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो इससे पहले शायद आपने नहीं सुनी होगी वो बात। ओके, बिलाल का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर टॉपिक सेंटेंस का जस्टिफिकेशन से क्या लिंक है? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड दिस क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह, द नेम ऑफ माय बुक इज डोमेस्टिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद मजबीन आईफोन फी, आई कॉस्ट 10,000 फॉर द कंप्लीट सेशन ऐसे के लिए। और अगर आपने कंपोजिशन भी पढ़ना है, देखे मैं आपको साफ बता दूं, मैं किसी को फ्रॉड धोखा नहीं दे सकता। कंपोजिशन बहुत ही आसान है, एक ही बुक में बता देता हूँ, आप वो ले, उसको रटा करे, क्रेम क्रेम करे। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 50+ स्कोर कर सकते हैं। वो है हाफिज करीमदाद चुगताई साहब की इंग्लिश कंपोजिशन की बुक है, आप वो खरीद लें। तो बजाय ये कि मैं आपको कंपोजिशन पढ़ाऊँ, उससे बेहतर है आप अपने पैसे बचाए और ये किताब खरीद के रटे लगाए। वो रटे से पास होता है, उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं जो स्किल बेस्ड होते हैं, वो आपको मैं ऐसे ही पढ़ाऊँ। फिर है मीर हाजी का क्वेश्चन है कि फर्टिलिटी इज नो नेम ऑफ वुमेन। शायद ये क्वेश्चन आपने गलत कहा है कि फर्टिलिटी थी नेम इज नॉट वुमेन और नो मोर वुमेन। This topic came in this year essay paper, so our topic of essay will remain the same as it is given in paper, or can we also change? अच्छा, मीर हाजी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अ, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह होते हैं, और मैं इसका आई विटनेस हूँ, जिन्होंने टॉपिक को चेंज करके पास भी किया है। लेकिन वो ये सीन नहीं है, हम कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकते। जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है आपने उसी को ही साबित करना है, आप कभी चेंज ना करें। कि इन्होंने कहा कि फर्टिलिटी, अभी आपका नाम वुमेन नहीं है, पहले ये कहते थे कि फर्टिलिटी योर नेम इज वुमेन, लेकिन वुमेन इज नो मोर वीक। तो अभी एग्जामिनर ने ये बताया कि वुमेन इज नो मोर वीक, तो आपने वुमेन इज नो मोर वीक ही साबित करना है, ना कि ये बताया कि नहीं वुमेन वीक है, वीक है, वीक है। आपने यहाँ पे अपनी जो नॉलेज है, फिलॉसफी है, वो यहाँ पे नहीं जाननी है, आपने एग्जामिनर को ही फॉलो करना है। यहाँ पे अफलातून ना बने, खुदा के लिए सिर्फ पास करे बस। क्लास ड्यूरेशन मींस 1 आवर क्लास। अच्छा, यू मीन ड्यूरेशन एक क्लास की, ठीक है। क्लास ड्यूरेशन 1 आवर से ज़्यादा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं 1 आवर में चीज़ें बहुत सारी एक्सप्लेन कर सकूंगा। वो डेफिनेटली अबव 1 आवर हो। मेरे कोई ऑन कैंपस एकेडमी नहीं है, आई टीच ऑनलाइन और मैं इंडिविजुअली ही पढ़ाता हूँ। माजबीन बुक नेम इज डोमेस्टिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मेरी किताब का नाम ये, और जो हाफिज करीमदाद चुगताई की बुक है वो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है। बहुत ही अच्छे राइटर है हाफिज करीमदाद चुगताई साहब। मेरे मेंटोर भी रहे हैं, और बहुत ही काबिल इंसान है, तो आप उन्हीं की किताब पढ़े। कंपोजिशन बुक नेम मैंने बता दिया, किसी को भी बता दे कि हाफिज करीमदाद चुगताई की बुक है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की, बहुत बड़ी बुक है, लेकिन आप पढ़े उसको, उसको टाइम दे, आप इजीली पास कर सकते हैं। सर ऐसे हमारे लिए इजी किस स्टेज में होता है? ऐसे हमारे लिए इजी जब हम प्रिपेयर करेंगे तब इजी हो जाएगा। अगर इसी को अपने अल्फाज में लिखें, ना कि ऐसी वोकेबलरी यूज करें जिसका बंदा को खुद पता ना हो। निज़ामुद्दीन भाई थे कि मैं यही तो बता रहा था पूरा सेशन इसी पता,
कि आपने अपने ही अल्फाज में लिखे। अगर आपने ऐसे अल्फाज लिखे जिसका किसी को पता नहीं हो, आपने फेल होना है। अगर आप ये कोशिश करते हैं तो माजरत के साथ ये जो आपको सिखाते हैं ना, वो आपको पास करने के लिए नहीं, आपको फेल होना सिखाते हैं। ऐसे में कंपैरिजन, अच्छा देखिए, ऐसे में कंपैरिजन कहाँ पे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। पैराग्राफ डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया कि मेरे कोर्स का हिस्सा है, पैराग्राफ डेवलपमेंट में डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं पैराग्राफ को डेवलप करने के लिए। एक होता है वन टू वन टेक्निक, एक होता है वन बाय वन टेक्निक। उसमें ये होता है कि आप कंपैरिजन दो आइडियाज की करते हैं, विद इन अ पैराग्राफ करते हैं। आप एबाव नहीं करेंगे कंपैरिजन, जब तक एग्जामिनर खुद नहीं पूछेगा आपने कंपेयर नहीं करना है। लेकिन विद इन अ पैराग्राफ अपने आपने अपने आर्गुमेंट को फर्दर आगे मूव करना हो तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो, और करना भी चाहिए। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है से, यस, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको। मीर हाजी, मेरे कोर्स का कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपने पहले डिग्री कंप्लीट करनी होगी फिर उसके बाद आप सीखे। यू कैन आस्क एनी टाइम। अशफाक, अशफाक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए टाइप करके। मेरा ग्रुप है ऑफिसर्स ओडेसी के नाम से, उसी ग्रुप में मैं शेयर करूंगा आज का लेक्चर। हाफिज करीमदाद चुगताई, अताउर रहमान हाफिज करीमदाद चुगताई, जिन्होंने इस्लामिक स्टडीज की बुक भी लिखी है, उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखी है। उसकी बुक सबसे बेस्ट है। लेकिन ये बात माइंड में रखिए कि जो मैं हाफिज करीमदाद चुगताई साहब की बुक बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ सीएसएस के लिए ही बता रहा हूँ। ये बाकी जो एग्जाम्स है उनके लिए मैं नहीं बता रहा। अगर आपने सीएसएस में इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर पास करना है तो हाफिज करीमदाद चुगताई की बुक लें। और अगर बाकी एग्जाम्स में, जिस तरह बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी करें, तो फिर आप वो प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की बीए की बुक है वो लें। और सिमिलरली अगर आप पीएमएस पंजाब की तैयारी करें और उसके कंपोजिशन पेपर के लिए तैयारी करें, तो मैं आपको दो बुक्स रिकमेंड करूंगा, जिसमें एक है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, सादत अली शाह की है, और एक प्रोफेसर आफ्ताब की बुक है। मीरा जी, दो ही चीजें हैं, कंटेंट हो, प्रैक्टिस हो, बस और कुछ है, और सिंप्लिसिटी हो। ओरिजिनल रहे, कॉपी पेस्ट ना करे किसी स्टूडेंट का, किसी रिसर्च पेपर का। जितना आप सिंपल रहेंगे उतना ही आप पास कर सकते हैं। मतलब आप जब ऐसे लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप ये समझे कि वो ऑटोमेटिकली रिलेटेड टू मी या टू माई फैमिली है। यही तो रीजन है।